नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास alex.com का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जो इस बात की पड़ताल करता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे सोचते हैं। और ये सब एक आइडिया से शुरू होता है कि आपका पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक जिसे कहते हैं ना वित्तीय पिंजरा हो सकता है। हाँ। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हम उन 3 स्तरों को समझेंगे जिनसे अमीर लोग गुजरते हैं। पहला, किसी दूसरे देश में रहने का अधिकार, मतलब रेजिडेंसी हासिल करना। फिर एक सोची समझी दूसरी नागरिकता। हाँ, सिटीजनशिप लेना। और आखिर में पासपोर्ट का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना। और इस पूरी बातचीत का आधार एक सीधी सी बात है, मतलब कागज पर पैसा भले ही हर जगह एक जैसा दिखे, लेकिन उस पैसे से आप असल में क्या कर सकते हैं ये आपका पासपोर्ट तय करता है। अच्छा। यह चर्चा पैसे के बारे में कम और आजादी और विकल्पों के बारे में ज्यादा है। किसी की आय कितनी भी हो, उसकी असली आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जेब में कौन सा पासपोर्ट है। ठीक है, तो इस विचार से शुरू करते हैं कि जन्म का पासपोर्ट एक पिंजरा कैसे हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो अपने पासपोर्ट को गर्व की चीज मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ नजरिए का फर्क है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सलाह किस पिंजरे की है? टैक्स। टैक्स। हाँ, दुनिया में अमेरिका और इरिट्रिया सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों से तब भी टैक्स वसूलते हैं जब वो देश से बाहर रह रहे हों और वहीं कमा रहे हों। ओह! इसका मतलब है कि आप देश छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां की टैक्स एजेंसी जैसे अमेरिका की IRS आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो एक ऐसे लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनर की तरह है जिसने कभी एक पैसा भी निवेश नहीं किया, लेकिन मुनाफे में हमेशा अपना हिस्सा मांगता है। ये तो ऐसा है जैसे जिम की मेंबरशिप रद्द करने के बाद भी हर महीने बिल आता रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पैदा होते ही वहां साइन अप कर लिया था। बिल्कुल सही उपमा है। और ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है। एक कमजोर पासपोर्ट अमीर लोगों को कई और तरीकों से भी फंसाता है। जैसे कि आप सोचिए, एक भारतीय या चीनी पासपोर्ट धारक को दुनिया के ज्यादातर बड़े व्यापारिक केंद्रों जैसे लंदन या न्यूयॉर्क जाने के लिए वीजा चाहिए। तो ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, ये तो अफसरों के नुकसान की बात हुई। बिल्कुल। अगर कोई सौदा करने के लिए 24 घंटे के भीतर लंदन पहुंचना हो, तो एक कमजोर पासपोर्ट वाला व्यक्ति वो अवसर खो सकता है, भले ही उसके पास निजी जेट क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही असली कीमत है। इसी तरह अगर किसी के पास नाइजीरियाई या फिलीपीनी पासपोर्ट है, तो यूरोप के कई बैंक उन्हें सिर्फ उनके पासपोर्ट की वजह से एक उच्च जोखिम वाले ग्राहक के रूप में देखेंगे। भले ही उनका क्रेडिट स्कोर बेहतरीन हो। हाँ, भले ही। या फिर एक ब्राजीलियन पासपोर्ट होने पर यूरोप में निजी बैंकिंग मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार के जोखिम को लेकर बहुत ज्यादा जांच होती है। तो आप लागोस में एक करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का एक बैंक आपको सिर्फ आपके पासपोर्ट के रंग की वजह से मना कर सकता है। तो असल में आपका जन्म प्रमाण पत्र या तो दुनिया के दरवाजे खोलने वाली चाबियों का गुच्छा है, या फिर आपके हाथों में बंदी हथकड़ियों का एक सेट। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। ये वित्तीय पिंजरे का विचार काफी शक्तिशाली है। अगर कोई अमीर व्यक्ति खुद को इस तरह फंसा हुआ महसूस करता है, तो वो आमतौर पर पहला कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं? मुझे लगता है वे सीधे नागरिकता नहीं खरीदते होंगे। नहीं, पहला कदम बहुत अधिक व्यवहारिक होता है। इसे कहते हैं निवेश द्वारा निवास, या ज्यादा लोकप्रिय नाम गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा। हाँ, ये एक तरह का मतलब एक आपातकालीन निकास द्वार है। पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, UAE और सिंगापुर जैसे कई देश एक न्यूनतम निवेश के बदले में आपको अपने देश में रहने का अधिकार देते हैं। और ये निवेश कैसा होता है? क्या उन्हें बस सरकार को पैसे देने होते हैं? नहीं, ये आमतौर पर देश की अर्थव्यवस्था में निवेश होता है। जैसे पुर्तगाल का प्रोग्राम लगभग 5 लाख यूरो के निवेश से शुरू होता है। अच्छा। जो आप रियल एस्टेट या फंड में लगा सकते हैं। ग्रीस में आपको कम से कम 250,000 यूरो की प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। वहीं UAE, अगर आप 2 मिलियन दिरहम यानी लगभग $5.5 लाख की संपत्ति में निवेश करते हैं, तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा देता है। तो प्रक्रिया सीधी है। आप एक योग्य संपत्ति में निवेश करते हैं, सरकार ये पक्का करती है कि आपका पैसा कानूनी है। हाँ, साफ सुथरे स्रोतों से आया है। और बदले में आपको वहां रहने, अपने बच्चों को स्कूल भेजने और स्थानीय बैंक खाते खोलने का अधिकार मिल जाता है। ये तो एक ऐसा घर खरीदने जैसा हुआ जिसके साथ एक अतिरिक्त देश मुफ्त मिलता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग इसे सुरक्षा के तौर पर देखते हैं,
अगर उनके मूल देश में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट या कोई और अप्रत्याशित घटना होती है तो वो घबराते नहीं हैं। वो बस निकल जाते हैं। वे बस एक विमान पकड़ते हैं और अपना जीवन कहीं और सामान्य रूप से जारी रखते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है, उनका कारोबार चलता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुरक्षा पैसे से आती है, लेकिन अमीर जानते हैं कि असली सुरक्षा विकल्पों से आती है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो रेजिडेंसी यानी निवास एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा है। आपके पास रहने की जगह है, आप सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मकान मालिक यानी आपका गृह देश वो अभी भी नियम तय करता है। हाँ, और कभी भी किराया बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही सादृश्य है। और यहीं पर दूसरा स्तर आता है। निवास एक पता है, लेकिन नागरिकता उस इमारत का मालिक का मैन्युअल है। आप घर बदल सकते हैं, लेकिन उस मैन्युअल पर अभी भी आपका ही नाम है। अगर आपके जन्म का देश टैक्स बढ़ाने या आपके बैंक खाते फ्रीज करने का फैसला करता है, तो सिर्फ एक और निवास का पता आपको नहीं बचा सकता। आप कानूनी रूप से अभी भी उसी देश से बंधे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, किराएदार से मालिक बनने जैसा। निवास से नागरिकता की ओर बढ़ना, ये कैसे काम करता है? कुछ देश, खासकर कैरिबियन में जैसे सेंट किट्स और नेविस या यूरोप में माल्टा, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को नागरिकता बेचते हैं अगर वे उनकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। और ये योगदान मतलब निवेश के रूप में होता है? हाँ, सरकारी बॉन्ड खरीदने या रियल एस्टेट में निवेश करने या सीधे राष्ट्रीय विकास कोष में दान देने के रूप में हो सकता है। और ये सिर्फ एक और यात्रा दस्तावेज पाने से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, ये सिर्फ एक पर्यटक पासपोर्ट नहीं है, ये एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। एक अमेरिकी नागरिक के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता त्यागने और दूसरी अपनाने का मतलब है कि वे कानूनी रूप से दुनिया भर में लगने वाले टैक्स से बच सकते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों के नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि उनकी सरकार अचानक उनकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती। तो एक दूसरा पासपोर्ट एक अतिरिक्त आइडेंटिटी की तरह काम करता है। अगर आपका गृह देश अस्थिर हो जाता है तो आपका नया देश आगे बढ़कर कहता है, ये व्यक्ति अब हमारा है और हमारे नियम लागू होंगे। बिल्कुल। एक नई नागरिकता खरीदना ये बदल देता है कि कौन आप पर टैक्स लगा सकता है, कौन आपको नियंत्रित कर सकता है और आपकी जीवन भर की मेहनत पर किसका कानूनी दावा है। ये सबसे शक्तिशाली अपग्रेड में से एक है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां केवल अल्ट्रा अमीर सोचते हैं, वो नागरिकता को पहचान के रूप में नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे के रूप में देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसा वे अपने पैसे के साथ करते हैं। वे विविधता लाते हैं, मतलब डाइवर्सिफाई करते हैं। सही बात है। कोई अपने जीवन को एक व्यवसाय की तरह देखें तो क्या वो हर चीज के लिए एक ही सप्लायर पर या अपने पूरे रिटायरमेंट के लिए एक ही स्टॉक पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कोई अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी संपत्ति और अपने परिवार के भविष्य के लिए एक ही देश पर भरोसा क्यों करे? ये एक दिलचस्प अंतर है। सरकारें दशकों में सोचती हैं, शायद अगले चुनाव तक, लेकिन अमीर परिवार सदियों का सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वे ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का अनुमान लगा रहे हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते? बिल्कुल। वे इतिहास को देखते हैं। एक ही पीढ़ी में साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, मुद्राएं बेकार हो जाती हैं। एक बहुपीढ़ीगत संपत्ति योजना सिर्फ एक देश की स्थिरता पर दांव नहीं लगा सकती। इसीलिए वे विविधीकरण करते हैं, न केवल अपने पैसे का बल्कि अपनी पहचान का भी। इसी वजह से अमीर परिवार पासपोर्ट वैसे ही इकट्ठा करते हैं जैसे निवेशक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो इकट्ठा करते हैं। वीडियो में तो इसे पोकेमॉन इकट्ठा करने जैसा बताया गया है। हाँ, 1 मिनट, पोकेमॉन इकट्ठा करने जैसा? ये तो बहुत ही अजीब तरीका है नागरिकता के बारे में सोचने का। ये लगभग ऐसा है जैसे राष्ट्रीय पहचान एक व्यापार योग्य वस्तु बन गई हो। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस स्तर पर ये ठीक यही है, एक रणनीतिक संपत्ति। और जैसे हर पोकेमॉन की अपनी शक्ति होती है, वैसे ही हर पासपोर्ट का अपना एक खास उद्देश्य होता है। स्रोत के अनुसार इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो इस टूलकिट में क्या-क्या है? सबसे पहला है टैक्स पासपोर्ट। इसका एकमात्र काम धन को आक्रामक टैक्स व्यवस्थाओं से बचाना है। जैसे यूएई, मोनाको, बहामस जैसे देशों में वैश्विक आय, विरासत या पूंजीगत लाभ पर कोई टैक्स नहीं होता। इन जगहों का पासपोर्ट होना एक झंडे में लिपटे
टैक्स कवच की तरह है। ये तो काफी सीधा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार है मोबिलिटी पासपोर्ट। ये वैश्विक पहुंच के लिए है। इसका उपयोग दुनिया के प्रमुख बैंकिंग, व्यापार और यात्रा केंद्रों तक वीजा मुक्त पहुंच के लिए होता है। अच्छा, कोई उदाहरण? माल्टा का पासपोर्ट आपको पूरे यूरोपीय संघ में कहीं भी रहने, काम करने और व्यापार करने का अधिकार देता है। वहीं ग्रानाडा का पासपोर्ट चीन तक वीजा मुक्त पहुंच देता है। ये हवाई अड्डों, बैंकों और वैश्विक वाणिज्य के लिए एक वीआईपी कार्ड की तरह है। एक मिनट रुकिए। तो ये सिर्फ एक बेहतर पासपोर्ट पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी टूलकिट बनाने के बारे में है। क्या कोई व्यक्ति इन सभी का उपयोग एक साथ कर सकता है? हाँ, यही तो अल्ट्रा अमीर का अंतिम लक्ष्य है। हर पासपोर्ट एक विशिष्ट काम करता है। एक उनकी आय को बचाता है, दूसरा उन्हें दुनिया भर में घूमने देता है, और तीसरा उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। इसीलिए 2 और प्रकार हैं। तीसरा है तटस्थ पासपोर्ट। तटस्थ, इसका क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल प्रतिबंधों, राजनीतिक टारगेटिंग या अस्थिर सरकारों के साथ जुड़ाव से बचने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपका मूल देश किसी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष में शामिल हो जाता है। तो अचानक आपके पासपोर्ट पर यात्रा करना मुश्किल या खतरनाक हो सकता है। सही। लेकिन अगर आपके पास स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या न्यूजीलैंड जैसे देश का पासपोर्ट है जो अपनी तटस्थता के लिए जाने जाते हैं, तो आप उस संघर्ष से खुद को दूर रख सकते हैं। ये ऐसे पासपोर्ट नहीं है जिन्हें आप खरीदते हैं, बल्कि ये धैर्य के माध्यम से कमाए जाते हैं। और अंतिम प्रकार? अंतिम है एसेट पासपोर्ट। ये वो कानूनी पता है जहां आपका पैसा सोता है। इसका उपयोग व्यापार पंजीकरण, ट्रस्ट बनाने और जटिल ऑफशोर संरचनाओं के लिए किया जाता है, ताकि संपत्ति को कानूनी और राजनीतिक जोखिमों से बचाया जा सके। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसा वीडियो में दिया गया है। मान लीजिए कोई जर्मनी में पैदा हुआ, वहां काम किया, टैक्स दिया, लेकिन कई सालों बाद वो स्विस नागरिक भी बन गया। ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि जर्मनी एक बड़े संकट से गुजर रहा है और अपनी नीतियों को सख्त कर देता है। वे एक नियम लाते हैं कि जर्मन नागरिक देश छोड़कर नहीं जा सकते। उस स्थिति में वो व्यक्ति जिसके पास सिर्फ जर्मन पासपोर्ट है, वो फंस जाएगा। उसे इंतजार करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, उसकी सारी संपत्ति, उसका भविष्य, सब कुछ एक सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास स्विस पासपोर्ट भी है, उसके पास एक और विकल्प है। वो बस एक फ्लाइट बुक करता है और एक स्विस नागरिक के रूप में यात्रा करता है। हवाई अड्डे पर वो अपना स्विस पासपोर्ट दिखाता है और कानूनी रूप से वो स्विस अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, जर्मनी के नहीं। ओह, उस सीमा को पार करते समय जर्मनी अपने नियम अपने नागरिकों पर लागू कर सकता है, लेकिन वो उन्हीं नियमों को स्विट्जरलैंड के नागरिक पर बिना किसी गंभीर राजनयिक कारण के लागू नहीं कर सकता। ये उदाहरण वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक भीड़ भरी इमारत में एक निजी निकास द्वार की तरह है। बाकी सब मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपनी चाबी है। हाँ, यह दिखाता है कि यह सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि संकट के समय में मौलिक स्वतंत्रता के बारे में है। एक कागज का टुकड़ा आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग एक पासपोर्ट के वित्तीय पिंजरे में फंसे होने से लेकर अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए पासपोर्ट का एक विविध पोर्टफोलियो बनाने तक का सफर तय करते हैं। हाँ, ये सिर्फ छुट्टियों में घूमने या वीजा से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रण, विकल्प और कई पीढ़ियों की संपत्ति को सुरक्षित करने बारे में है। ये पूरी चर्चा हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि नागरिकता की प्रकृति क्या है। क्या ये सिर्फ जन्म का एक हादसा है, या ये एक समृद्धिक संपत्ति हो सकती है जिसे चुना और प्रबंधित किया जा सकता है। यह दिखाता है कि कैसे वैश्विक अभिजात वर्ग सीमाओं और राष्ट्रीय पहचान को एक स्थायी बंधन के बजाय एक उपकरण के रूप में देखता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने के लिए स्रोत से ही ये सवाल: क्या आपका पासपोर्ट कुछ ऐसा है जो आपको दिया गया था, या कुछ ऐसा जिसे आपने चुना?